तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। बहुत तेजी से क्लासेस अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं। तो भैया कैसा क्या आप एंजॉय कर रहे हो कमेंट करके बताओ। और अगर आपके पेपर 10 दिनों के बाद भी हैं तो ये इतना कंटेंट है कि आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से 2 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पहला कौन सा है भाई? पहला है TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब क्या? छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है। सबको पता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, बहुत हल्का होता है भाई। ठीक, जब बहुत हल्का है तो इसकी स्पीड बहुत तेज होगी और जब स्पीड बहुत तेज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी अच्छे से चीजों को दिखा पाएगा भाई। ठीक है, पेपर में ये 25 नंबर लॉन्ग में आया हुआ है। तो हमने लिखा इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम को सैंपल के थ्रू पास किया जाता है। जो भी सैंपल है, जिसे भी आपको पता करना है जिसके बारे में भाई, ठीक है, जिसे देखना है सरल भाषा में, उस सैंपल से इलेक्ट्रॉन बीम को पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है यानी उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगी, इसलिए ये माइक्रोस्कोप बहुत हाई रेजोल्यूशन देता है। अर्थात इसमें 10 लाख गुना तक मैग्निफिकेशन पॉसिबल है। मैग्नीफाई करने का मतलब क्या? 10 लाख गुना तक अच्छा करके मैग्नीफाई करके ये आपको दिखाएगा भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब थिन स्पेसिमेन मतलब वही सैंपल से गुजर कर निकलते हैं तब कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट मतलब आगे निकल जाता है, बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं उनसे ही स्क्रीन पर इमेज बनती है भाई। ठीक है, यानी मोटा मोटा समझो, एक क्या है, एक सैंपल है जिसे हमें देखना है, अच्छे करके बड़ा करके देखना है। तो इलेक्ट्रॉन की बीम उनमें से होके जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या होंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बचे हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होके आगे निकलेंगे और जब वो आगे निकलेंगे तो वहां पर एक स्क्रीन होगी जिस पर हमें दिखाई देगा। और कितना? 10 लाख गुना तक ये मैग्नीफाई कर देता है भाई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेनली 5 पार्ट होते हैं इसके अंदर। पहला क्या होता है? तो पहला इलेक्ट्रॉन गन होती है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन की बीम जब हमें सैंपल पर डालनी है तो कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन की बीम को लाना पड़ेगा ना। तो हम कहां से लेके आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन गन होगी, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगी। कहां से प्रोड्यूस करेंगे? तो टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन आपने देखा होगा, जो बल्ब के अंदर लगा होता है वो टंगस्टन होता है भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी? टंगस्टन फिलामेंट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन बीम को निकालेगी। जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी, कंडेंसर लेंस दूसरा इसका पार्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम को पतला करेगा, नैरो करेगा, फोकस्ड करेगा और जो सैंपल अपना स्पेसिमेन है उसके ऊपर जाके इसे डाल देगा भाई। ठीक है, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन बीम पतली हो गई है, स्पेसिमेन तक पहुंचने के लिए, सैंपल तक पहुंचने के लिए रेडी है, तो यहां थिन स्पेसिमेन रखा जाएगा। इसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर के करीब होगी। जो भी सैंपल है, एक पतला सा स्पेसिमेन सैंपल रख दिया जाएगा जिसकी थिकनेस कितनी होगी? 100 नैनोमीटर के करीब होगी। फिर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीफाई करेगा और प्राइमरी इमेज बनाएगा। यानी उसके बाद एक हमारे पास लेंस है जो भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होके आएंगे उन्हें क्या कर देगा? मैग्नीफाई कर देगा और एक इमेज हमें स्क्रीन पर फाइनली दिख जाएगी जिसे हम कहेंगे प्रोजेक्टर लेंस या फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन पर क्या होगा? प्रोजेक्टर लेंस से फाइनल इमेज और ज्यादा बड़ी इमेज हमें दिखाई देती है और स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर ही हमें दिखाई दी जाती है। तो मोटा मोटा तरीका यह है, सैंपल है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकली, इस पे पड़ी, कुछ एब्जॉर्ब हुए, कुछ ट्रांसमिट हुए, आगे चल के एक स्क्रीन है, मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से बड़ी स्क्रीन पर हमें इमेज दिख जाएगी भाई। ठीक है, तो वर्किंग कैसे, वही काम कैसे करता है, लगभग वही लिखना। तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बस कंडीशन यह है वैक्यूम चैम्बर रहना चाहिए। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम माने निर्वात, निर माने नहीं, बात माने वायु। जहां हवा भी नहीं होती है उसे निर्वात कहते हैं। क्यों? ताकि भैया इलेक्ट्रॉन की किसी से टक्कर ना हो, वायु के पार्टिकल से टक्कर ना हो, सीधी बीम जा पाए भाई। ठीक है, ज्यादा फोकस्ड हो पाए। फिर क्या होगा? कंडेंसर लेंस होगा, इलेक्ट्रॉन को फोकस करेगा, इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से पास होंगे, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ ट्रांसमिट यानी पास हो जाएंगे। जो पास होंगे ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफाई हो जाएंगे, प्रोजेक्टर लेंस और फ्लोरेसेंट स्क्रीन के फाइनल इमेज मिलेगी। जो सामने स्क्रीन होगी उस पे भैया फाइनल हमें इमेज मिल जाएगी जो कि कैसी होगी? ब्लैक एंड व्हाइट होगी। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो भैया इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, तो बहुत हाई रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर तक, मतलब बहुत हाई रेजोल्यूशन ये देता है। शेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, शेल के जो अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं वो हमें क्लियरली देख सकते हैं हम। वायरस हैं, बैक्टीरिया है कि फाइन डिटेल स्टडी हम लोग कर सकते हैं। यानी जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बारे में भी हम इसकी सहायता से डिटेल स्टडी कर देते हैं। लिमिटेशंस ये है कि सैंपल बहुत पतला थिन होना चाहिए तभी ये काम करेगा।
कंडीशन वैक्यूम ही होनी चाहिए, वरना इलेक्ट्रॉन टक्कर वक्कर हो जाएगी, फोकस्ड नहीं रह पाएंगे। कॉस्टली और स्किल्ड पर्सन चाहिए भैया, ठीक है, यानी महंगा तो ये है ही, प्लस वो व्यक्ति चाहिए जो स्किल्ड हो, हर व्यक्ति इसे नहीं चला सकता है भाई, ठीक है। ऑपरेट करने के लिए एक ठीक आदमी की आवश्यकता होगी भाई। तो ये क्या है, अतः यह माइक्रोस्कोप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉन बीम के ट्रांसमिशन प्रिंसिपल पर काम करता है। ये लिविंग सेल्स के इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जो भी कोशिकाएं हैं, और बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इतना अगर आप लिखाते हो, कोशिश करना अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ठीक ठाक बना सकते हो, जो हमने इसके 5 पार्ट बनाए हैं, उन 5 पार्ट का अगर आप एक डायग्राम भी बना देते हो, बेसिक से डायग्राम्स होते हैं, तो आप बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आप लिख के आओगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरा एक ये वाला टॉपिक है भैया, 15 नंबर में बहुत बार आया है, कई बार लॉन्ग में आ जाता है, और हम बार बार कह रहे हैं कि लॉन्ग में पूरा निबंध नहीं लिखना है। अगर आप उसके बारे में जो जो पूछा है, जैसे इस वाले क्वेश्चंस में पूछा है कि भैया उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या बीमारी क्या है, साइकिल क्या है, चक्र क्या है, तो जो जो वो पूछ रहा है वो आप लिखो हेडिंग डाल के, आराम से नंबर मिलेंगे। अब पूछ रहा है कुछ और, एनते पता नहीं क्या क्या लिखे पड़े हैं, कोई फायदा नहीं है भैया, ठीक है। तो सबसे पहले आलू में जो अंगमारी रोग होता है, पछेती, यानी सरल भाषा में अंगमारी का मतलब झुलसा रोग, यानी अरे यार पेड़ गिर जाता, आलू बेकार हो जाता है, सरल भाषा में समझिए, ठीक है। तो डिजीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी आलू का अंगमारी रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमीसीड्स इसका क्लास होता है, फंगल टाइप का, यानी फफूंदी टाइप का ये, जिसके कारण ये होता है भाई, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो नंबर 1 तो लीफ, यानी जो इसकी पत्तियां हैं उसके ऊपर कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर ये बीमारी होगी। तो पहले लीव्स के जो टिप्स होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, इन पे छोटे छोटे, सरल भाषा में पत्तियों के ऊपर जो पत्तियों टिप्स मतलब किनारे वगैरह होते हैं पत्तियों के, यहाँ पर छोटे इररेगुलर पानी जैसे ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, पत्तियों पे कुछ धब्बे वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ये स्पॉट्स ब्राउन टू ब्लैक पैचेस में बदल जाते हैं, यानी काले होने लगेंगे ये पैचेस। जब कभी नम इन्वायरमेंट होगा, नम का मतलब क्या है, नमी है वायु के अंदर, तो नम इन्वायरमेंट में स्पॉट्स के नीचे व्हाइट फंगल ग्रोथ दिखाई देने लगता है। मोटी मोटी भाषा में कहें तो फफूंदी टाइप लगने लगती है, पत्तियां ये खराब होने लगती हैं भाई, ठीक है। जो इनके स्टेम्स हैं यानी तने वगैरह हैं, उनमें क्या होगा, तो भैया ये भी डार्क ब्राउन टू ब्लैक होने लगते हैं भाई, ठीक है। कमजोर हो जाता है इनका तना, और जब तना कमजोर हो जाएगा तो पेड़ खड़ा कैसे रहेगा, तो पेड़ भी गिर जाता है भाई, ठीक है। ट्यूबर सिम्टम्स क्या होंगे, ट्यूबर का मतलब मोटा मोटा आलू, ठीक है, क्योंकि आलू की बीमारी की बात करें तो यहाँ ट्यूबर का मतलब क्या है, आलू ही है, ठीक है। हमने लिख भी दिया, ट्यूबर्स मतलब आलू पर इररेगुलर ब्राउन ब्लैक कलर के क्या पैचेस वगैरह बनने लगते हैं। ओवरऑल इस तरीके की जो बीमारी होती है इसमें ब्राउन, ठीक है, पहले धीरे धीरे करके ब्राउन कलर के पैचेस आएंगे, फिर वो काले कलर के पैचेस में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो अंदर का फ्लैश होता है, अंदर का जो गुदा टाइप होता है आलू के अंदर, वो भी भूरे कलर का हो जाता है, ठीक है। आलू खराब हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा काटने में ही, जब काटते हैं आलू, अभी तो हमने लेटेस्ट तहरी बनानी सीखी है आपको बताएं, तो बड़ा मजा आता है यार। पहले हम सोचते थे यार बड़ा कठिन है, मम्मी से कहते थे आज तहरी बना दो। अब मेरे घर में कुछ भी खाना बने, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम रात में तहरी बना के खुद खा लेते हैं, और बहुत आसान है, आधा 1 कप चावल डाल लिए, उसमें जो भी चीज़ें हैं एलिमेंट्स हैं बेसिक डाल के बन गई। तो कई बार आप आलू काटिए, देखिए बीच में भूरा भूरा होने लगता है, वो तो बीमारी है उस आलू के अंदर, खराब है आलू भाई, ठीक है। स्टोरेज में ये ट्यूबर जल्दी गल जाते हैं, और जब इन्हें स्टोर वगैरह किया जाता है तो ये जल्दी से आलू गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, खराब हो जाते हैं भाई, ठीक। किसके कारण होता है भैया, कॉज क्या है इसका, तो कॉज वाला ऑर्गन क्या है, तो कॉज क्या है मेरे भाई, ये फंगस लाइक का ऑर्गन होता है जिसकी वजह से ये होता है, जो कि सफेद कलर का होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नाम देखिए कितने कठिन कठिन नाम होते हैं, लेकिन ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि इसी की वजह से ये हो रहा है, तो कम से कम इसका नाम आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं, टुकड़ों में पढ़ लिया करो, अगर कठिन लगा करे तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस भैया, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है। डिजीज साइकिल की बात करें तो कैसे सर्वाइव करेगा, क्या चीजें होंगी वो सब लिख देंगे हम लोग। तो सर्वाइव कैसे करता है, तो जो पुराने आलू होते हैं इन्फेक्टेड, उनमें हो जाता है, ठीक है। मिट्टी होती है, मिट्टी में भी ये सर्वाइव कर जाता है। उसके अलावा जो कोल्ड सीजन होता है, जब ठंड आनी शुरू होती है, तो ये माइसीलियम में जिंदा रहता है। मोटी मोटी बात करें तो वो जो पूरा ये जो इंतजाम है, ये है जो इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा कठिन नाम है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस भैया, ठीक है, इतना खतरनाक नाम है, लेकिन इसी की वजह से होता है और इसी वजह से ये जिंदा रहता है। प्राइमरी इन्फेक्शन यानी शुरुआत कैसे होती है, तो जब इन्फेक्टेड ट्यूबर्स, यानी वो आलू जो इन्फेक्टेड है को अगली सीजन में लगाते हो। अब क्या करोगे आप, उसे अगले सेशन में फिर से लगाने का प्रयास कर रहे हो, बीज वगैरह सारी चीजें कर रहे हो, तो वहां से डिजीज प्लांट के लीव्स और स्टेम्स में चली जाती है। तो एक आलू से दूसरे आलू में ये फैलेगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक।
सेकेंडरी इसका इन्फेक्शन क्या हो सकता है, तो हवा है, बारिश है, इसमें जो स्पोर्स वगैरह होंगे वो क्या होंगे, उड़ेंगे, इधर से उधर जाएंगे, दूसरे प्लांट पर गिरेंगे और जैसे ही मॉइस्चर्स मिलेंगे तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो निकलकर नया इन्फेक्शन बना देंगे। तो पहला तरीका क्या हो गया, पहला तरीका हो गया है, ये देखिए मोटा मोटा समझो यार, पहला तरीका क्या हो गया, कैसे सर्वाइव करेगा, तो जो पुराने टाइप के आलू होंगे उनमें ये होगा ही होगा, उन्हीं में रहेगा, ठीक है, उन्हीं से फैलेगा, उनमें मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी के साथ साथ भैया एक आलू से दूसरे आलू में ट्रांसफर होगा, एक फसल से दूसरी फसल में ट्रांसफर होगा। तीसरा, जब मौसम खराब होगा, हवा होगी, बारिश होगी, इस तरीके की चीजें होंगी, तो ये हवा के साथ साथ भैया दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से बारिश प्लस ठंडा वेदर, यानी 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर इस समय हमारे यहाँ, हम यूपी से हैं तो यहाँ पर इस ही तरीके का टेम्परेचर, आप कहाँ से हो चाहा तो कमेंट करके बताना। और बहुत तेजी, क्या आपकी तरफ ठंड हो रही है, तो बहुत तेजी से ये बीमारी फैलती है। कंक्लूजन की बात करें तो ये जो रोग है ये इस इन्फेक्शंस की वजह से फैलता है, ठीक है, इस ऑर्गन की वजह से फैलता है। ये पहले पत्तियों पर पानी जैसे छोटे छोटे धब्बे बना लेता है, फिर ब्राउन ब्लैक पैचेस, पहले ब्राउन होते हैं फिर वो ब्लैक पैचेस होने शुरू हो जाते हैं। आलू के जो ट्यूबर्स होते हैं, सरल भाषा में जो आलू है वो भी गलना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके गल जाता है। ये डिजीज हवा बारिश से बहुत तेजी से फैलती है। तो जब बारिश है, ठंडी हवा है, इन सब से ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, ठीक है। ये जो भैया ये जो नीचे वाला जो लेट ब्लाइट वाला जो रोग है, ठीक है, ये आप मान के चलो आपको 7.5 नंबर से 15 नंबर तक दिला सकता है, और जो ऊपर माइक्रोस्कोप है वो आपको 25 नंबर तक दिला सकता है। तो ये जो वीडियो है अगर आप सही से देख लेते हो, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, BDKDN BSc अपना चैनल है, फ्री में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, वरना सर्च कर लेना यार, इतने सारे वीडियोस पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक डाला जाए, तो BDKDN BSc ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको दे देंगे। जिन लोगों ने कोर्स में इनरोल कर रखा है, तुरंत पीडीएफ, जैसे ही वीडियो बन रही है तुरंत पीडीएफ, तुरंत वीडियो सब अपलोड हो रहा है। आने वाले 10 दिनों के अंदर बहुत सारे पेपर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको करा रहे हैं, मन लगा कि केवल पढ़ डालो, मेरी जिम्मेदारी है, पेपर में आपको भिनकना नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस पीछे पेपर में आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इस चैनल पर आप बहुत प्यार दे रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा चैनल था, ठीक है, और इतना सारा प्यार मिल रहा है। जैसे ही वीडियो पढ़ती है लोग आते हैं, कमेंट करते हैं। जूलॉजी बॉटनी मेरा कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है भाई, हमने 14 सालों से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे तक कुछ बात पहुंच रही, कुछ लड़कियां कमेंट करती हैं सर हमारे गांव में कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है यार, हमें करना ही है, पढ़ाना ही है, यही मेरा काम है। तो अगर हम प्रयास कर सकते हैं आपके लिए तो फिर क्यों ना किया जाए भाई, ठीक है। तो जो भी कंटेंट लेके आ रहे हैं सब छटा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रात रात बैठ के रिसर्च लगती है तब ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो जितने भी लोग हो या कमेंट करो कि तैयारी कैसी चल रही है, कब से आपके पेपर हैं, कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की। थैंक यू भाई, धन्यवाद।